हाय गाइस। कॉन्ट्रैक्ट के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देख रहे थे फैक्टर विसिएटिंग द कंसेंट, यानी कि सम्मति को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए देखा जाए अगले क्रम में। तो उससे पहले हम लोग कंसेंट पर एक रिवीजन, एक नज़र और डाल लेते हैं कि अ मियर कंसेंट इज नॉट इनफ फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सम्मति ही, कंसेंट ही पर्याप्त नहीं होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। One of the essential of a valid contract, according to Section 10 of the Indian Contract Act, the parties should enter into the contract with their free consent। यानी कि जो पार्टीज हैं वह जब संविदा निर्माण कर रही हैं, उनके द्वारा जब संविदा बनाया जा रहा है, तो उस दौरान उनकी सम्मति फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से दी गई होनी चाहिए। Where the consent to an agreement is caused by coercion, undue influence, fraud, or misrepresentation, the contract is voidable at the option of the party whose consent was so caused। यानी कि जिस किसी व्यक्ति के साथ कोयर्सन का यूज करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके, फ्रॉड करके अथवा मिसरिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उसकी सम्मति प्राप्त की गई है, तब उस व्यक्ति के विकल्प पर ऐसी संविदा शून्यकरणीय होगी जो ऐसी सम्मति उस कोयर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के अधीन दिया है। यानी कि जब वह चाहे इस संविदा को शून्यकरणीय होती है तो वह शून्यकरणीय होते हुए उसे शून्य घोषित करवा सकता है। And where the consent is caused by mistake, the agreement is void। और जहाँ पक्षकार किसी भूल के भ्रम में कोई ऐसी सम्मति दे रहे हैं या मिस्टेक के अधीन दे रहे हैं, तब वह संविदा, वह करार शून्य होता है। A void agreement is not enforceable at the option of either party। जो void agreement होता है वह किसी भी पक्षकार के ऑप्शन पर, किसी भी पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय नहीं होता है, इन्फोर्सेबल नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 13, जो बात करता है कंसेंट, यानी कि कंसेंट क्या होता है, सम्मति क्या होती है, उसके बारे में यह बात करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। same thing in the same sense, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक विषय वस्तु पर एक ही भाव में सम्मत होते हैं, एक ही भाव में सहमत होते हैं, वह एग्री होते हैं, तब यह कहा जाता है कि उसके द्वारा सम्मति दी गई है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 14 इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का, जो बात करता है फ्री कंसेंट की, यानी कि स्वतंत्र सम्मति क्या होती है, इसको परिभाषित किया गया है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, यानी कि ऐसी सम्मति स्वतंत्र होती है, किंतु ऐसी सम्मति को इनके द्वारा कारित नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्या है, coercion as defined in section 15। Second, undue influence as defined in section 16। Fraud as defined in section 17। Misrepresentation as defined in section 18 of the Indian Contract Act। Mistake subject to the provision of section 20, 21 and 22। Consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। यानी कि वह व्यक्ति अपनी सम्मति नहीं देता उस संविदा को बनाने के लिए, उस संविदा को फॉर्म करने के लिए, यदि उसकी सम्मति कोयर्सन से नहीं प्राप्त की गई होती, उसकी सम्मति फ्रॉड यूज करके नहीं प्राप्त की गई होती, उसकी सम्मति मिसरिप्रेजेंटेशन के माध्यम से नहीं यूज की गई होती, उसकी सम्मति भूल के अधीन नहीं होती, तो वह उस संविदा के लिए कदापि कतई अपनी सम्मति नहीं देता, कतई अपनी सहमति नहीं देता,
तब जो है यह कहा जाएगा कि ऐसी संविदा जिसमें पक्षकार की इच्छा, उसकी सम्मति किसी कोयर्सन के अधीन प्राप्त की गई है, किसी फ्रॉड के अधीन प्राप्त की गई है, किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के अधीन प्राप्त की गई है, मिस्टेक के अधीन प्राप्त की गई है, तब ऐसी संविदा या तो शून्य होगी अथवा उसके विकल्प पर शून्यकरणीय होगी। अब हम लोग मिसरिप्रेजेंटेशन की आज बात करते हैं, तो आइए देखा जाए मिसरिप्रेजेंटेशन अर्थात जिसे हिंदी में दुर्व्यपदेशन कहते हैं। तो आइए समझे जाए कि मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट द कंसेंट टू विच इज द इंड्यूस्ड by misrepresentation means of misstatement of a fact material to the contract। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक पक्षकार के द्वारा जो उस संविदा के लिए जरूरी चीजें होती हैं उसके बारे में मिस स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी कोई गलत बयान दिया जाता है, कोई गलत तथ्य उसके सामने रखा जाता है। When a person makes a false statement, और जब उस पक्षकार के द्वारा ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट उस दूसरे पक्षकार के समक्ष रखा जाता है, he himself believes to be true, तब उस पक्षकार के द्वारा ऐसा विश्वास होता है कि जो दूसरे पक्षकार के समक्ष वह बात रख रहा है संविदा से संबंधित, वह सही है, वह सत्य है, वह ट्रू है। एंड he does not intend to deceive the other party, और अगले क्रम में उसका आशय भी नहीं होता है कि वह दूसरे पक्षकार को डिसीव करे, धोखा दे या उसके साथ कोई फ्रॉड करे। देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन, तब उस केस में उसके इस कृत्य को, इस मिस स्टेटमेंट को मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 18 के अधीन। आइए अब सेक्शन 18 देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो मिसरिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करता है, दुर्व्यपदेशन की परिभाषा दी गई है। तो आइए देखा जाए सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी कि दुर्व्यपदेशन से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखा जाए क्या क्या मिसरिप्रेजेंटेशन अथवा दुर्व्यपदेशन के अधीन आते हैं। तो पहला है द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, यानी कि उस बात का जो सत्य नहीं है, जो सही नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्रख्यान या ऐसा स्टेटमेंट जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित न हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता है। यानी कि वह खुद तो नहीं जानता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन वह जो है उसके सत्य होने पर विश्वास करता है। ये पहला मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ आपका। अगला है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it, or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। यानी कि जो दूसरा सबसेक्शन बात करता है वह यह है कि कोई ऐसा कर्तव्य भंग, कोई ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो प्रवंचना करने के आशय के बिना, यानी कि विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, यानी कि उसमें प्रवंचना नहीं है, तब जो है उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा बुलावा देकर पहुंचाए जिससे उन अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। और तीसरा है causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement, which is the subject of the agreement। यानी कि चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों न हो, करार के किसी पक्षकार से
उस बात के पदार्थ के बारे में, यानी कि उसके सब्जेक्ट के बारे में जो उस करार का विषय है, कोई भूल कराना। तो ये सारी चीजें जो है मिसरिप्रेजेंटेशन अथवा दुर्व्यपदेशन की कैटेगरी में आता है। अब हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है वह सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बात करता है वर्डेबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, यानी कि स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की शून्य करणीयता। वर्डेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट: when consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। यानी कि ऐसे मामले में जब किसी करार के लिए सम्मति किसी पक्षकार की प्रपीड़न से प्राप्त की गई है, कपट से प्राप्त की गई है या दुर्व्यपदेशन से कारित हुई है, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति ऐसे कारित हुई थी। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा संविदा के एक पक्षकार के द्वारा कोयर्सन का यूज किया गया है, फ्रॉड का यूज किया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन का यूज किया गया है, तब संविदा के जिस पक्षकार की सम्मति कोयर्सन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का यूज करके प्राप्त किया गया है, उस संविदा का निर्माण कराया गया है, तब उस पक्षकार के विकल्प पर ऐसी संविदा शून्यकरणीय होगी। A party to a contract whose consent was so caused by fraud, misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। यानी कि संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुर्व्यपदेशन से कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए और वह उस स्थिति में रखा जाए जिसमें वह होता यदि किए गए व्यपदेशन सत्य होते। यानी कि जिस पक्षकार के साथ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का यूज किया गया है, यदि वह चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी बढ़ा सकता है और यह शर्त रख सकता है कि इसको उसी पोजीशन में रखा जाए जैसे कि जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है, हमारे सामने जो बातें रखी गई थी हमारी सम्मति प्राप्त करने के लिए, वह सही होती। अब हम लोग एक एक्सेप्शन देखते हैं जो सेक्शन 19 में है। एक्सेप्शन है इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17 of the contract, nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of, ये important है, discovering the truth with the ordinary diligence। यानी कि यदि ऐसी सम्मति दुर्व्यपदेशन द्वारा या ऐसे मौन द्वारा जो धारा 17 के अर्थ के अंतर्गत कपटपूर्ण है कारित हुई थी, तो ऐसा होने पर भी संविदा शून्यकरणीय नहीं है यदि उस पक्षकार के पास जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई थी सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के साधन थे। यानी कि जो यह दावा कर रहा है कि उसकी सम्मति मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी फ्रॉडुलेंट मीन के द्वारा प्राप्त की गई थी, तब यह देखा जाएगा कि क्या उसके पास ऐसी परिस्थितियां थीं कि वह थोड़े से प्रयास से उसकी क्या सच्चाई थी उसके बारे में जानकारी जुटा लेता, और यदि वह जानकारी जुटा लेता तब यह नहीं कहा जाएगा कि उसकी सम्मति कोयर्सन या फ्रॉडुलेंट मीन से प्राप्त की गई है। एक स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण को भी हम लोग देख लें सेक्शन 19 के। A fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced
or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable। यानी कि वह कपट या दुर्व्यपदेशन जिसने संविदा के उस पक्षकार की सम्मति कारित नहीं की जिससे ऐसा कपट या दुर्व्यपदेशन किया गया था, तब संविदा को शून्यकरणी नहीं करेगा। ये जो है जरूरी है कि अ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन which did not cause the consent or contract of the party on whom such fraud was practiced। यानी कि जिसके साथ फ्रॉड किया गया था, जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया था, किया तो गया लेकिन उसकी सम्मति, उसकी सहमति, उसका कंसेंट ऐसे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से प्रभावित ही नहीं हुआ। मतलब उस फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का उसकी सम्मति पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तब वह बाद में इसे इस ग्राउंड पर वॉइडेबल नहीं ठहरा सकता है। अब इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसे। आइए दृष्टांत देखा जाए, इलस्ट्रेशन देखा जाए सेक्शन 19 के ऊपर। इसमें है ए एक व्यक्ति है, इंटेंडिंग टू डिसीव बी falsely represents that 500 mounds of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory। The contract is voidable at the option of B। यानी कि एक व्यक्ति है जो मिथ्या व्यपदेशन करता है दूसरे के साथ कि उसके कारखाने में 500 मन नील की वह जो है उपज कर रहा था कारखाने से, तो बताता है कि 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है उसके कारखाने में, और वह तद द्वारा जो है उस व्यक्ति को यह कहता है कि उसके कारखाने को खरीद ले। कारखाने की क्षमता कितना बता रहा है? 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है, और यदि 500 मन नील उस कारखाने से नहीं निकल पाता है, नहीं बन पाता है, 500 तो बोल दिया, निकलता उससे 200 मन ही है, 250 मन ही है, 300 मन ही है, तब तो उसके साथ दुर्व्यपदेशन हुआ ना, मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया। इसलिए उस व्यक्ति के विकल्प पर यह संविदा शून्यकरणीय है, वॉइडेबल है। अगला इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। ए बाय मिसरिप्रेजेंटेशन leads B erroneously to believe that the 500 mounds of indigo are made annually at A's factory। B examines the account of the factory which shows that only 400 mounds of the indigo have been made। After this B buys the factory। यानी कि वह चेक करता है, चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि 500 नहीं बल्कि 400 मन ही इससे उत्पादित हो पाता है। फिर भी वह एग्जामिन करने के बाद, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उस कंपनी को खरीद लेता है। इन दिस केस द कंट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ एज रिप्रेजेंटेशन। तो इसको एक बार हम लोग और समझते हैं। एक व्यक्ति है जो दुर्व्यपदेशन के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, जो कारखाना खरीदने वाला है, गलत विश्वास कराता है कि उसके कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा खरीदना होता है वह उसके कागज पत्र की पड़ताल करता है, उसके लेखा की जांच करता है, और उसे पता चल जाता है कि नहीं, जो यह व्यक्ति कह रहा है कि उसके कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है, यह गलत है, बल्कि कागजात से, इसके लेखा के पड़ताल से यह पता चलता है कि केवल 400 मन नील ही बनाया जाता है, उत्पादित हो पाता है। 400 मन जानने के बाद भी यदि उस व्यक्ति के द्वारा उस कारखाने को खरीद लिया जाता है, तब उस दशा में वह यह नहीं कह सकता है कि उस बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया, दुर्व्यपदेशन किया गया, क्योंकि उसके कहने के बाद उसने खुद कागजात चेक किया था और उसे पता चल गया था कि जैसा कि बेचने वाला व्यक्ति यह कह रहा है कि 500 मन नील का उत्पादन होता है, यह गलत है, बल्कि कागज उसका यह कह रहा है
कि उससे 400 मन नील ही उत्पादित होता है। यह जानने के बाद यदि वह कारखाना खरीदता है तब बाद में उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है कि उसके साथ दुर्व्यपदेशन हुआ है। अब हम लोग समझते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि कपट और दुर्व्यपदेशन में क्या अंतर होता है। इन बोथ देयर इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रॉड में भी और मिसरिप्रेजेंटेशन में भी दोनों में एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होता है। बट इन फ्रॉड द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट knows it to be false means the intentional wrong। तो फ्रॉड में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है वह जानता है कि जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं वह गलत है, तो इंटेंशनल रॉन्ग होता है फ्रॉड में। बट मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि he believes that the statement is true means innocent act होता है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है कि उसको फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो होता है लेकिन इंटेंशनल नहीं होता है, इनोसेंट तरीके से, निर्दोष तरीके से हो जाता है उससे। एक बहुत ही अच्छी किताब में हिंदी में लिखा गया था कपट और दुर्व्यपदेशन में क्या अंतर होता है, तो स्लाइड में मैंने उसको भी शामिल किया है। तो इसमें देखते हैं कपट में किसी बात का सुझाव देने वाले इसकी सत्यता में विश्वास नहीं करता है, जबकि दुर्व्यपदेशन में उसकी सत्यता में विश्वास करता है। कपट में क्या होता है कि जो कपट कर रहा है व्यक्ति वह जानता है कि यह बात सही नहीं है, लेकिन दुर्व्यपदेशन में क्या होता है कि वह जानता है कि वह जो बात कह रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है वह सही है। इस प्रकार कपट में कथन जानबूझकर किया जाता है, जो कथन है वह जानबूझकर फ्रॉड में किया जाता है, अर्थात यह जानते हुए किया जाता है कि वह मिथ्या है, वह झूठ है, वह गलत है। परंतु दुर्व्यपदेशन में क्या होता है कि मिथ्या करने वाला उस कथन को सत्य समझता है और उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए ही वह ऐसा कथन करता है। दूसरा अंतर होता है कपट में धोखा देने का आशय होना चाहिए, यानी कि जो कपट कर रहा है वह धोखा देने के लिए आशयित होना चाहिए, परंतु दुर्व्यपदेशन में निर्दोषिता पूर्वक हो सकता है। अर्थात कपट में धोखा देने का आशय होना चाहिए, परंतु दुर्व्यपदेशन में धोखा देने का आशय नहीं होता है। तीसरा अंतर है कपट के कारण संविदा उस व्यक्ति के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है जिसकी सम्मति कपट से प्राप्त की गई होती है, यानी कि कपट में जो है वह व्यक्ति उस संविदा को शून्य घोषित करा सकता है, उसके विकल्प पर शून्यकरणीय होती है जिसकी सम्मति कपट से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कपट अपकृत्य भी है, टॉर्ट का भी केस बनेगा यदि किसी के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है, जिसके लिए अपकृत्य विधि के अंतर्गत प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वह टॉर्ट में केस फाइल करके कंपनसेशन ले सकता है, प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। दुर्व्यपदेशन की स्थिति में भी संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है जिसकी सम्मति दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गई है, परंतु मिथ्या व्यपदेशन जो है अपकृत्य नहीं होता है, यानी कि फ्रॉड टॉर्ट में आता है, टॉर्ट में भी आता है, वह अपकृत्य विधि से भी शासित होगा। तो जिसके साथ फ्रॉड किया गया है वह चाहे तो टॉर्ट में भी मुकदमा फाइल करके वह कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है, वह प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ दुर्व्यपदेशन हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, वह टॉर्ट में मुकदमा नहीं फाइल कर सकता है। चौथा अंतर है दुर्व्यपदेशन में जिस पक्षकार की संविदा के लिए सम्मति दुर्व्यपदेशन से प्राप्त हुई है, यदि उसके पास सत्य को साधारण उद्यम में पता लगाने के साधन थे, यानी कि वह व्यक्ति जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है वह थोड़ी सी मेहनत करता तो क्या सही है उसकी जानकारी उसे हो जाती।
तो संविधान दुर्व्यपदेशन के आधार पर शून्यकरणी नहीं होगी। यानी कि यदि उसके पास ऐसा कोई साधन है जिससे वो थोड़ी सी मेहनत करके उस स्टेटमेंट के बारे में क्या सत्यता है, वह कितना सत्य है, उसकी जानकारी ले सकता था, तब उसके साथ यह नहीं कहा जाएगा कि दुर्व्यपदेशन हुआ है, अतः उसके विकल्प पर शून्यकरणीय भी संविदा नहीं होगी। परंतु कपट में चुप्पी द्वारा कपट को छोड़कर यदि सत्यता को साधारण उद्यम से पता लगाने के साधन भी थे तो भी संविदा शून्यकरणीय होगी। अब हम लोग इंटरव्यू पर्पज के लिए समझ लेते हैं कि दुर्व्यपदेशन और कपट में क्या समानता है। इंटरव्यू में यह भी पूछा जा सकता है कि फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है, और यदि थोड़ा सा टफ बना के पूछा जाए तो हमें अंतर न बताया जाए, हमें ये बताया जाए कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या समानता है। तो आइए हम लोग इंटरव्यू के लिए भी तैयार करते हैं। दुर्व्यपदेशन और कपट में क्या समानता है, दुर्व्यपदेशन और कपट में क्या सिमिलरिटीज हैं। यदि किसी पक्षकार की संविदा के लिए सम्मति कपट द्वारा प्राप्त की जाती है या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की जाती है, तो दोनों ही दशाओं में संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई है। यानी कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि वह उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है, वह उस पक्षकार के विकल्प पर वर्डेबल होता है जिसकी सम्मति या तो दुर्व्यपदेशन का प्रयोग करके प्राप्त की गई है या तो कपट का प्रयोग करके प्राप्त की गई है। चुप्पी द्वारा कपट और दुर्व्यपदेशन दोनों ही दशाओं में उस समय संविदा शून्यकरणीय नहीं होती है, जबकि जिस पक्षकार की सम्मति कपटपूर्ण चुप्पी द्वारा या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई है उसके पास साधारण उद्यम से पता लगाने के साधन थे। यानी कि चुप्पी द्वारा कपट और दुर्व्यपदेशन दोनों में यह समानता है कि यदि उस व्यक्ति के पास ऐसे साधन विद्यमान हैं जिससे वह साधारण से थोड़ी सी मेहनत करके उसके बारे में सत्यता क्या है पता लगा सकता है, तब उस दशा में यह शून्यकरणीय नहीं होगा। तो ये दूसरी समानता हो गई इन दोनों में। तो ये हम लोगों ने पढ़ा मिसरिप्रेजेंटेशन को और उसके क्या कंसिक्वेंस हो गए, सेक्शन 19 को देखा गया। अगले लेक्चर सीरीज में हम लोग देखते हैं मिस्टेक अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। तो बने रहिए हमारे लेक्चर सीरीज के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।